हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमा की शादी बंटी से हो जाती है। हेमा एक सुलझी और घरेलू लड़की थी जिसे किसी से भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर आजकल के जमाने में कोई अपनी हेयर पिन भी किसी को शेयर करके राजी नहीं है। पर ऐसे में हेमा को तो शेयर करना था अपना पति बंटी। वो कैसे? चलिए इस कहानी के जरिए हम आपको बताते हैं। हेमा की शादी बंटी से होती है और जैसे ही वो अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, उसकी सास माया उससे बोलती है, अरे बहू, नई बहू ऐसे थोड़ी घर में आती है। पहले कलश को गिरा फिर घर में आ। ठीक है माँ जी, पर आप कलश तो रखिए। अरे कलश तो बबली लेकर आती ही होगी। तभी कलश के साथ उस जगह हेमा की लाइफ में एंट्री होती है बबली की। और उसकी रेशमी जुल्फे, कजरारी आंखें देखकर हेमा को मिर्ची नहीं मिर्चियाँ लगती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि बंटी तो एकलौता है, तो फिर ये लड़की थी तो थी कौन। जिसके बाद कुछ सोचकर वो मन में बोलती है, यार तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? होगी कोई मेरे पति की दूर की बहन, छोड़ ना। जिसके बाद जैसे ही बबली कलश रखती है, तभी हेमा की सास माया बोलती है, बहू इससे मिल, ये है तेरे बंटी की बबली, यानी इसके बचपन की दोस्त। ये सुनकर तो हेमा के जैसे तन बदन में आग सी लग जाती है, क्योंकि जहाँ उसके ससुराल में एंट्री भी नहीं हुई थी, वहीं उसका स्वागत एक ऐसी लड़की कर रही थी जो उसकी सौतन बन सकती थी। जिसके बाद वो खुद पर काबू पाकर घर में आती है और थोड़े समय बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसे देखकर बंटी उसके बैठने पर उसे दूध का ग्लास देकर बोलता है, ये लो तुम पियो, आज तुम थक गई होगी ना इतनी भाग दौड़ से। अरे ये तो मुझे आपको देना चाहिए, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है पागल, आखिर मुझे भी तो तुम्हारी केयर करनी चाहिए ना। कितना प्यारा है मेरा पति, देवता है देवता, इसे तो मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, पल भर के लिए भी। अच्छा आपको पता है, आज मैं आपकी दोस्त बबली से मिली थी। बबली का नाम सुनकर बंटी एक्साइटेड सा हो जाता है और खुशी से बोलता है, अच्छा कैसी लगी बबली? अच्छी ही लगी होगी ना, वो है ही इतनी प्यारी। पता है मोहल्ले का हर लड़का दीवाना था उस पर, और हम साथ ही बड़े हुए हैं। सबको तो लगता था कि हम कपल हैं। मैं तो बिल्कुल गलत थी, एक नंबर का कुत्ता है ये आदमी। देखो तो कैसे लार टपक रही है इसकी। जब इतनी ही पसंद थी तो उसी से शादी कर लेते ना, मुझसे शादी करने की क्या पड़ी थी आपको? बंटी हेमा की बात सुनकर ये भाप जाता है कि उसे जलन हो रही है, जिसके बाद वो उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, हाँ शादी तो मैं उससे कर लेता, लेकिन वो मानी ही नहीं। ये सुनकर हेमा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो तकिया उठाकर जमीन पर फेंक देती है और बोलती है, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ सोने की, जाओ यहाँ से और जाकर अपनी बबली के पास ही सो जाओ। बंटी तकिया उठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है और बोलता है, ठीक है, सुबह मेरा नाश्ता वहीं भिजवा देना, मैं बबली के घर सोने जा रहा हूँ। अरे राम, इस आदमी का तो जरा भी भरोसा नहीं है मुझे, कहीं सच में उस चुड़ैल बबली के घर पे सोने ना चला जाए। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, समझ गए? चुपचाप मेरे बगल में आकर सो जाओ। हेमा के इतना कहते ही बंटी समझ जाता है कि उसका गुस्सा शांत हो गया है, जिसके बाद वो कूदकर बेड पर चढ़ जाता है और दोनों अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह हेमा नहा धोकर सबके लिए नाश्ता लगाती है, जिसके बाद वो देखती है कि नाश्ते की टेबल पर बबली बैठी है और वो उसे देखकर मन में बोलती है, इसको अपने खुद के घर पर कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर पे डेरा डाल के बैठ जाती है, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। इतना कहकर हेमा भी नाश्ता करने बैठ जाती है। उन दोनों को आमने सामने देखकर बंटी को कुछ नहीं सूझता कि वो क्या बोले, जिसके बाद हेमा बोलती है, अब तो बंटी जी ने भी शादी कर ली बबली, अब तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। बस दीदी, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो शादी कर लूंगी। वैसे कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? बिल्कुल बंटी की तरह, सीधा, सुलझा, शरीफ और प्यारा। ये सब सुनकर और देखकर बंटी को खांसी आती है और हेमा उसे पानी देते हुए मन में बोलती है, इस चुड़ैल को पति भी मेरे पति के जैसा चाहिए। अगर अपनी सौतन की शादी करवा दूं
तो ना रहेगी सौतन, ना बजेगी बांसुरी। कोई बात नहीं बबली, तुम्हारे लिए ना मैं देखूंगी लड़का। ठीक है दीदी। अरे दीदी क्यों, भाभी बोलो ना, आखिर बंटी तो तुम्हारे भाई जैसा है। ये सब सुनकर बंटी आधा नाश्ता करके ही भागने की सोचता है और बहाना देकर ऑफिस निकल जाता है। और उसे जाता देखकर माया मन में बोलती है, ये तो भाग गया, अब इन दो बिल्लियों के बीच मैं कहाँ भागूं? कुछ देर बाद नाश्ता करके बबली भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हेमा बर्बादी.com और जीवनसाथी.com पर बबली की प्रोफाइल बना देती है और उसके लिए लड़के ढूंढने लगती है। और यूं ही दिन बीतते हैं। अब जब भी हेमा को कोई भी लड़का बबली के लिए पसंद आता तो वो उसके घर उसका रिश्ता भेज दिया करती। यूं ही एक दिन हेमा को बबली के लिए एक लड़का बहुत पसंद आता है और वो उसका रिश्ता उसके घर भेज देती है। जिसके बाद हेमा के अच्छे नसीबों से बबली को भी वो लड़का पसंद आ जाता है और बबली उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। कि तभी उसी रात को हेमा सुकून की नींद सो रही थी। तभी उसे एक सपना आता है और वो देखती है, बंटी, तुम्हारी बीवी कभी भी बंटी बबली को एक नहीं होने देगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। चलो ना, हम भाग चलते हैं। बबली, तुम्हारा बंटी भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो भाग चलें। ये सब देखकर हेमा डरते हुए उठ जाती है और चिल्लाती है, नहीं, बंटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या हो गया हेमा, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुमसे दूर नहीं जाऊंगा कभी भी। इतना कहकर बंटी हेमा को गले लगा लेता है और प्यार से सुला देता है। जिसके बाद बंटी ये समझ जाता है कि हेमा के दिमाग में बबली और उसे लेकर शक के साथ डर भी पनप रहा है। जिसके बाद अगली सुबह बंटी बबली को अपने घर बुलाता है और हेमा उसे देखकर फिर से चिढ़ जाती है और कहती है, ओ तुम आई हो, और बताओ क्या खाओगी आज? कुछ नहीं, वो तो मुझे बंटी ने बुलाया था। हे भगवान, कहीं मेरा कल का देखा हुआ सपना सच तो नहीं होने वाला। ये मुझे सच में इस चुड़ैल के लिए छोड़ तो नहीं देंगे। काश मैं इस सौतन की शादी पहले करवा पाती। इतने में ही बबली सोफे पर बैठ जाती है और जिसके बाद बंटी आता है और उसे आता देखकर हेमा बोलती है, ये सब क्या है? आपने इसको यहाँ क्यों बुलाया है सुबह सुबह? वो छोड़ो, अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तुमको तुम्हारे मायके जाना है। मैं अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुमको पड़ेगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे घर वेट कर रहा है। भूल गई, आज राखी है, तुमको राखी नहीं मनानी क्या? जिसके बाद बबली अपने पर्स से राखी निकालती है और बंटी के हाथ पर बांध देती है। और ये सब देखकर मानो हेमा को धरती पर ही स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं और वो अपने पति को गले लगाकर बोलती है, आप अपनी बबली बहन से बैठकर बातें करो, मैं तैयार होकर आई। इतना कहकर हेमा तैयार होने चली जाती है और बबली कहती है, अच्छा हुआ बंटी, तुमने बता दिया कि तुम्हारी बीवी को हम पर शक है। खैर, अंत भला तो सब भला। इस तरह बंटी हेमा के शक को दूर कर देता है और बबली यानी हेमा की सौतन की शादी कुछ महीनों बाद एक अच्छे से लड़के से हो जाती है और फिर हेमा बबली नाम की मुसीबत से छुटकारा पा लेती है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथों में एक फोटो को देखकर नदी किनारे पुल पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। अजी सुनिए, आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाइए। क्या है? क्यों टोका मुझे पीछे से? चुपचाप से रख नहीं सकती थी क्या? गवार औरत, जा रहा हूँ मैं अब। इतना कहकर वनराज निकल जाता है। रास्ते में आगे जाकर वो शेलन को पिक करता है, जो उसकी फॉरेनर गर्लफ्रेंड होती है, जिसे कुछ कुछ ही हिंदी बोलनी और समझनी आती थी। दोनों मिलकर एक रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं, साथ ही लंच भी करते हैं। ऐसे में वनराज शेलन से कहता है, शैलन, अपनी आंखें बंद करो। वाई राज? अरे करो तो। शेलन की आंखें बंद करते ही वनराज उसका हाथ लेकर उसमें एक डायमंड रिंग पहना देता है और बोलता है, शैलन, आई लव यू सो मच। I love you too, राज। राज, मुझे अपने कल्चर या हिंदी सिखाओ ना। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, मेरे साथ बोलो। Okay, start. ओके, जो मैं अब बोलूं वही बोलना।
खड़क सिंह के खड़कने से। खड़क सिंह के खड़कती है खिड़कियाँ। खड़ खड़ खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़ खड़ के खड़कता है खड़क सिंह। खड़ खड़ है खड़क सिंह। वनराज ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है। दोनों इसी तरह एक साथ हंसते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वक्त बीतता जाता है। वनराज अनुपमा से छुपकर अपनी गर्लफ्रेंड शेलन से हमेशा मिला करता, तो वहीं अनुपमा को धोखे में रखता। उसके साथ घर पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया करता। ऐसे ही एक दिन अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने वनराज के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया होता है और साथ में उसका फेवरेट आम का अचार भी डाला होता है। वनराज जब ऑफिस से घर आता है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो बोलता है, अरे अनुपमा, जल्दी से खाना लाओ, मेरा बहुत भूख लग रही है आज। जी लाई अभी। छी, तुम्हारे मसालों की बदबू, दूर हटो मुझसे। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था वो, जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करा दी। वो मैंने आपका पसंद का आम का अचार बनाया था। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, पूरी की पूरी मसालदानी हो। वनराज के इतना ज्यादा सुनाने के बाद अनुपमा बहुत रोती है और घंटों तक अपने हाथों को धोती रहती है। बार बार हाथों को धोती है और उनकी स्मेल को चेक करती है और फिर खुद से कहती है, क्यों नहीं जाती मेरे हाथों से ये मसालों की स्मेल? आखिर मैं क्या करूं? ये स्मेल तो जा ही नहीं रही है। हे भगवान, एक काम करती हूँ, खुशबू वाला हैंड वॉश लगाती हूँ। अनुपमा वनराज के चिल्लाने से डिप्रेशन में आ जाती है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। वो खुद को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच अनुपमा अपना फोन चला रही थी कि तभी उसके सामने वनराज और शेलन की वो वीडियो आ जाती है जो उन्होंने एक साथ बनाई थी। ये देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाती है कि वनराज का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन अनुपमा मार्केट जाती है और वो रास्ते में अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड शेलन के साथ देख लेती है और उनका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वनराज को कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहां से बाहर चला जाता है। इतने में अनुपमा शेलन के पास जाकर उससे कहती है, हेलो, मैं अनुपमा हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी मैं आपको नहीं जानती। डू आई नो यू? जी देखिए, मैं आपकी ये भरपूर इंग्लिश तो नहीं समझ सकती, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे आपसे वनराज के बारे में बात करनी है। You know him? वनराज? हाँ, वनराज के बारे में। कल शाम 6 बजे यहीं। Okay, मैं आ जाऊंगी। I will come. इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और शेलन उस औरत के बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो वनराज को कैसे जानती है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से उसी जगह पर मिलते हैं और दोनों आपस में बातें करती है, जिससे अनुपमा को पता चलता है कि शेलन वनराज से बहुत प्यार करती है और उसके लिए ही इंडिया में रह रही है। अनुपमा का एहसास हो जाता है कि उसका पति उससे ज्यादा शेलन से प्यार करता है और इनके बीच में से वो हटने को हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। तभी शेलन उससे कहती है, अनुपमा, मेरी एक हेल्प करोगी? क्या तुम अपनी तरह मुझे बना दोगी? Actually, राज को तुम्हारी रहन सहन पसंद है। मैं तुम्हारी तरह साड़ी पहनना चाहती हूँ। राज का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी तरह सब कुछ सिखा दूंगी। बस तुम कोशिश करना सीखने की। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्राई करना, ट्राई। Try but don't cry. हाँ, यही। शेलन की बात सुनकर अनुपमा मान जाती है और उसे साड़ी पहनना सिखाती है। वनराज की सभी फेवरेट चीजें भी बनाना सिखाती है, लेकिन शेलन वनराज के टेस्ट का खाना बनाना नहीं सीख पाती और कुछ ही दिनों के बाद शेलन अनुपमा की तरह साड़ी पहनकर उसी की तरह हेयर स्टाइल बनाकर वनराज से मिलती है। तब भी वनराज उसे ऐसे रूप में देखकर शॉक हो जाता है। ये क्या है शेलन? हाउ कुड यू डू दिस? अनुपमा की तरह कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? राज, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज? मैं इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए साड़ी पहनी, ऐसे तैयार हुई। नो, आई डोंट लाइक यू इन दिस साड़ी। तुम क्या समझती हो? उसकी तरह कपड़े पहनोगी या बोलोगी, उसकी तरह दिखोगी तो मैं तुम्हें और प्यार करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, यू आर रॉन्ग। कहीं तुम मिलकर तो नहीं आई उससे? हाँ, मिली हूँ उससे।
She's helped me wearing this attire for you. जस्ट डिस्गस्टिंग। वनराज शैलेन को देखकर बहुत गुस्सा करता है और अनुपमा के पास जाकर उसे भी बहुत सुनाता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है और साफ शब्दों में अनुपमा उसकी जिंदगी से जाने को कहती है। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वो शैलेन से माफी मांगता है और कुछ दिन उसके साथ बड़े ही अच्छे से रहता है। शैलेन उसे अपने हाथों से खाना बना कर देती है, जो कि उसे पसंद नहीं आता और ना ही वो अनुपमा की तरह सही से वनराज का ख्याल रख पाती है। वनराज को अपने काम करने की आदत नहीं थी, उसका सारा काम अनुपमा ही संभाला करती थी। उसे रियलाइज होता है कि ये शैलेन अनुपमा कभी नहीं बन सकती, उसकी कोशिशों के बावजूद भी। शैलेन से झगड़ा करके असमंजस की परिस्थिति से गुजरते हुए वनराज अनुपमा के पास जाता है और उससे बोलता है, अनुपमा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तुम्हारी कदर जान चुका हूँ मैं। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। अनुपमा की बातें सुनकर वनराज शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में जब वनराज चल रहा होता है तो पीछे से एक बड़े से ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है, जिसे वनराज सुन नहीं पाता और अनुपमा उस ट्रक को आता देखकर वनराज की जान बचा लेती है, लेकिन उसकी खुद की जान खतरे में आ जाती है और वनराज उसे इस हाल में देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। साथ ही हॉस्पिटल में अनुपमा के लिए दुआ कर रहा होता है। 20 साल के बाद वनराज अपनी बीवी की फोटोज को लेकर एक पुल के किनारे बैठकर अपनी और अपनी बीवी की पुरानी कुछ यादों को याद कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है, जिससे वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उससे कहते हैं, मिस्टर वनराज, आपकी वाइफ अनुपमा कोमा से बाहर आ चुकी है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर वनराज की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो तुरंत अनुपमा के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और अनुपमा भी उसे देखकर रो पड़ती है। दोनों अपने इस पल को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिता रहे होते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुपमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।